नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और चुनावी नाइट्स विद दीपक चौरसिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावों की घोषणा हो चुकी है, उम्मीदवारों के टिकट लगभग बंट चुके हैं और ऐसे में महाभारत 2014 का ऐलान हो चुका है और हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं ऐसे अलबेले निराले कंटेस्टेंट जो इस चुनाव में 4 चांद लगाने वाले हैं। जी हां, ग्लैमर का तड़का लिए हुए ये लोग चुनाव में उतरेंगे, जनता का दिल जीतेंगे। इसीलिए हम इस अजब गजब शो के साथ हाजिर हैं। तो स्वागत कीजिए आज के शो के खास मेहमान का। वो मेहमान न टायर्ड है न रिटायर्ड है, भोजपुरी फिल्मों का सुपरस्टार है, हिंदी फिल्मों का स्टार है, अभी भी 20 से ज्यादा फिल्में उसकी फ्लोर पर हैं। उसके पास बंगला है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बैंक बैलेंस है, उसके पास नौकर चाकर है, उसके पास मां भी है, लेकिन फिर भी वो चुनावी मैदान में जौनपुर में गुंडों की धरती से उतर रहा है। जोरदार स्वागत कीजिए रवि किशन का। आपका सिग्नेचर ट्यून। सर कैसे हैं आप? प्रणाम, मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन मैं कई दिनों से सोच रहा हूं आपकी खोपड़ी हुआ थोड़ी उलट गई है। क्यों प्रभु क्यों? लोग कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोना चाहिए, आप उल्टी गंगा में हाथ धो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कांग्रेस की हालत खराब है, आपको बीजेपी टिकट दे रही है, आपको सब टिकट दे रहे हैं, आप कांग्रेस का टिकट ले रहे हैं, ऐसा क्यों? ये सवाल कैसा सवाल है भाई? दीपक भैया का सवाल कैसा है बताओ, सही बताओ। नहीं पहले बताइए, आप लोग बताइए। इन्होंने सवाल कहा कि लोग बहती गंगा में जाते हैं, मैं उल्टी गंगा में जा रहा हूं, आप लोग बताइए। अच्छा, जा रहे ना उल्टी गंगा में? मैं बहती गंगा में जा रहा हूं, उल्टी गंगा में। अच्छा, गांधी जी के भक्त कौन है आप लोगों में से? गांधीवादी कौन है? गांधीवादी महात्मा गांधी कोई नहीं, ये मोदी जी के भगत है। ओके, आप हिंदुस्तान अभी तुरंत आप लोगों को मिला है, बना बनाया है कि अभी बनने वाला है? अभी आप लोग देहात में रहते हैं या प्रॉपर हिंदुस्तान में रहते हैं? खैर, हल्के में बातचीत चली क्योंकि ये अद्भुत, अवघड़ शो है, एक निराला शो है, भैया जैसे कहें। बचपन से मैं जैसे गांव में था तो राजीव गांधी जी को एक बार रेडियो पे सुना था और कुछ कंप्यूटर, एक गाड़ी आएगी मारुति, बड़ा इमोशनल कलाकार जैसे होते हैं, तो वो चीजों के साथ मैंने अपने देश को बढ़ते हुए देखा। फिर मैं कई सालों से इनका प्रचार भी कांग्रेस पार्टी का करता रहा। फिर आला कमान ने हमें बुलाया, अभी मैं अपनी शूटिंग में व्यस्त था कि आइए आपको जौनपुर देते हैं। सीधा ये बात हुई, जौनपुर होती, बात कहीं और भी थी, इन्होंने कहा जौनपुर देते हैं और आप जैसा चाहें अपने जौनपुर को अभी सुधारिए, आप सीट निकालिए और जौनपुर को जैसा आप सुंदर करना चाहते हैं करिए। माता पिता चूंकि भैया वहीं रहते हैं हमारे, मेरे गांव में सड़क नहीं है अभी भी, बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है महिलाओं के लिए, बहुत सारी चीजें नहीं है। बिसई गांव है आपका? हाँ, बिसोई गांव है आपका। बहुत छोटा सा गांव, बहुत छोटा सा गांव। शुक्ला परिवार रहते हैं वहां, अभी तक सड़क नहीं है, ईंटा की सड़क है। मैंने मिट्टी का पहले मेरा घर था, अब उसको हमने जब मेहनत से पैसे कमाए तो अब वहां बड़ा मकान बनाया, लेकिन दिक्कतें बहुत सारी हैं। तो मेरी पर्सनल पीड़ाएं बहुत थी जब भी मैं गांव जाता था, वो दुख था, लाइट नहीं, सोलार लाइट भी लग सकती थी, तो बहुत सारी चिंताओं। जब भी, अभी न्यू ईयर में भी मैं गया था, गांव में नाच रहा था सब गांव वालों के साथ, ये दुख तो लेके जाता था क्योंकि पूरा विश्व घूमता हूं, विश्व के बहुत सारे गांव भी देखे, गांव वालों की फिल्में बनाता हूं, 200 से ज्यादा उनकी कहानियां बना चुका हूं, तो उनके दर्द को भी जानता हूं। तो ऐसा लगा कि मौका मिला है। विरोध बहुत हुआ, परिवार से भी हुआ, अभी भी हो रहा है, सबका हो रहा है विरोध कि आप नहीं, आप सीधी बात करते हो, आप झेल नहीं पाओगे चीजों को। बट पता नहीं क्या आदेश है, क्या विचारधारा है, विकास की विचारधारा है, लड़ाई लंबी है, कठिन है, लेकिन हमेशा भी, अब जब हिंदी सिनेमा में भी लोग भाग रहे, मुझे 20-22 साल हो गया सिनेमा का छात्र हूं मैं। सब जब
हाईवे की ओर भागते थे तो मैंने पगडंडी ली, मैं भोजपुरी सिनेमा की ओर गया, उसकी रचना रचने में लग गया, तो एक इंडस्ट्री की रचना हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं हमेशा मेरे हाथ में सूखी रोटी, बंजर जमीन ही मेरी कुंडली में है और उसको जोतना ही मेरा ऐसा कुछ। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जौनपुर, जहाँ पे गुंडे बम बरसाते हैं और सड़क फट जाती है, जहाँ पर बिना तमंचे के काम नहीं होता है, जहाँ के सांसद इस वक्त जेल में हैं, जहाँ पर बिना बाहुबलियों के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, ऐसे में रवि किशन करेंगे क्या वहां पर? जौनपुर हमेशा भैया हमसे बोलता था कि आप आइए। जौनपुर में पता नहीं क्यों लोग चाहते थे, मैं चाहता तो हिंदुस्तान में कोई भी जगह मांगता, बिहार मांग लेता, मुंबई मांग लेता, यूपी के बहुत अच्छे इलाके वो भी मांग लेता। शायद जौनपुर की किस्मत बदलने वाली, जो कि मैं अपना पीक का करियर, अभी ये भी नहीं कि बुढ़ा गया हूं, ये भी नहीं कि काम अब नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं कि ना अब ऑप्शन क्या है अगला, बैठ नहीं सकता कलाकार, तो वो भी नहीं। अब तो जवानी हमारी उफान पर है, करियर उफान। जवानी की रेल कहीं छूट ना जाए, मोहब्बत का खेल कहीं छूट ना जाए, ये कह रहे हैं दर्शक आपको। आप लोग डांस करिए, अच्छा प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं हमेशा आपको सुनता रहा, ये सवाल मेरे मन में जब भी टीवी के सामने ये शो देखता हूं और मैं रात में बैठ के शो बड़ा आनंद लेता हूं। आपने ये रूप अपने आप को शांत करने के लिए लिया, ये शो का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, ये क्या अचानक मन किया कि एक निराला शो भी करता हूं। हमेशा आपको दागते हुए और लोगों को पगलाते हुए अपने सवालों से देखा है कि आप बौरा देते हो सामने वाले को उसकी बुद्धियां बंद हो जाती है। ये तो मेरा इंटरव्यू लेने लगे भैया। तो भैया ये सवाल मैं गाड़ी में, कार में आ रहा था, ये यहाँ पहुंचने में 2-2.5 घंटे लगते हैं दिल्ली से, थैंक यू टू द ट्रैफिक। क्यों भैया, ये क्या थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आपने किया? नहीं, अपने आप को रियलाइज करने के लिए नहीं, मैं अपने आप को रवि किशन की जगह पर रखता हूँ और इसका एग्जाम्पल देता हूँ। अभी भी ना मैं टायर्ड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं, मैं वो वाले सवाल दाग सकता हूं। जिस तरह से रवि किशन की लगभग 100 फिल्में फ्लोर पे हैं या आने वाली हैं या चल रही हैं, उसी तरह मेरे 3 प्रोग्राम टुनाइट विद दीपक चौरसिया, अंदर की बात और बहुत सारे डिस्कशंस अभी भी फ्लोर पे हैं। लेकिन हमको लगा कि जो हमारे नेता, जो हमारे लोकसभा के कैंडिडेट, जो हमारे उम्मीदवार जो वोट मांगने जा रहे हैं, उनके तमाम पहलुओं को दिखाया जाए और एक लाइट अंदाज में दिखाया जाए, क्योंकि गंभीर अंदाज, वही आरोप, वही प्रत्यारोप, वही झगड़ा, वही चिल्ला चौट, मुझे लगता है कि जनता उससे कहीं ना कहीं ऊब जाती है, तंग हो जाती है। इसीलिए हमने एक सटायर वाले प्रोग्राम को निकाला है, ताकि हम आपके साथ थोड़ा मौज मस्ती कर सके, सटायर कर सकें और आपके दिल की बात भी जान सकें। रवि, गोइंग बैक टू योर चाइल्डहुड, अगर हम चाइल्डहुड की बात करें तो बड़ा संघर्ष में आपका जीवन बीता। 5 भाई बहन आप, एक छोटा से चाल में आप रहते थे, एक छोटा सा तबेला था, पिताजी पंडिताई करते थे, जौनपुर आपको वापस भागना पड़ा क्योंकि चचा से झगड़ा हो गया, बहुत छोटे से परिवार, छोटे से पैसे में घर चलता था। कैसे हालात थे उन दिनों घर के? बहुत अच्छा समय था जब पैदा हुए थे, तबेला वगैरह चलता था, तब बहुत पैसे थे, फिर वो बंटवारा हुआ, उसमें सब चले गया। तो फिर उसके बाद ऐसा भी वक्त आया कि खिचड़ी खा के भी दिन बीता, फिर ऐसा भी वक्त आया कि स्कूल की शॉर्ट्स जो चड्डी कहते हैं फट जाती थी, उसपे पीछे उसको वो भी मार के रहे, लेकिन उसमें बड़ा आनंद रहा। गरीबी का एक अलग आनंद है, स्ट्रगल का मैंने देखा है, उसको चिंता नहीं रहती थी कि कल क्या, इतने में गुजारा हो जाएगा। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी वैसी वैसी चिंताएं बड़ी होती। कभी ऐसा लगा थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है? हाँ, ऊंची बिल्डिंगें हमेशा देखता था कि ऊंची इमारतों को देखता था कि कभी मैं ऊंचाई उस मकान में रहूंगा, कभी ड्राइवर गाड़ी चलाएगा मैं पीछे बैठा रहूंगा। ये सारी चीजें तो रही, वो शायद वही जब वो बनाने वाला होता है ईश्वर, तो वो आपको ऐसे सपने भी दिखाता है, तो आप उसकी ओर बढ़ने भी लगते हैं, फिर आपको मौका मिलता है तो आप जूझने लगते हैं। तो ये सपने मुझे दिखाने लगा था ईश्वर, वो किसी को चुन लेता है, मुझे चुन लिया था कि चल बेटा तू बनेगा, तू ही बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसे करेगा, तेरे साथ बहुत सारे पेट जुड़ेंगे, बहुत सारे लोगों का भविष्य जुड़ेगा। तो ऐसा
लेकिन जब जौनपुर आए तो आपका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था? जी नहीं, मैं बचपन से जहां म्यूजिक बजे नाचने लगूं, पैर ऐसे थिरकने लगते थे। मैं डांसर हूं बेसिकली, तो ऐसे नाचने लगता था। रंगमंच देख लूं, एक्टिंग मुझे बहुत शौक था। अमिताभ बच्चन साहब को देखता था तो पगला जाता था। मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता। अमिताभ बच्चन साहब मेरे जीवन में, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन साहब, ये लोगों ने बहुत हीरोइज्म भरा, क्योंकि फकीरियत थी, पास में कुछ नहीं था, तो ये लोग एक जज्बा भरते थे। ये समझ में नहीं आता था कि क्यों ये नहीं सोचे थे कभी हीरो बने। मुझे लगता था हीरो सोने के होते हैं, उनकी आंख नहीं होती, हीरो कभी बाथरूम नहीं जाते। हम वो सब थॉट में पहले रहा करते थे कि हीरो, मुझे लगता था कि दे आर गॉड, नेक्स्ट टू गॉड। तो वो सपने नहीं, लेकिन जब उसने प्लान वो करता है धीरे 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 सब कुछ, कहते हैं ना, मैं भी आजकल थोड़ा अनासे चिंता में पड़ जाता हूँ। पहले मस्त रहता था, वो मुझे ईश्वर ले जाता था। अभी दिमाग थोड़ा यूज करने लगा, अरे ये सब ये क्या। अदरवाइज छोड़ देना चाहिए हम जैसे लोगों को, उसके भरोसे। जैसे मैं हमेशा छोड़ा और वो मुझे देता गया और पूरे विश्व में पहचान बना दी हमारी, एक ऐसे गरीब ब्राह्मण के लड़के की। तो बड़ा, मेरी यात्रा बड़ी अद्भुत रही मुझे लगता है। और किसी ने मदद नहीं, कोई गॉडफादर नहीं। मुंबई शहर बहुत बड़ा, वहां आपको कोई पीछे पलट के नहीं देखता, सब लोग दौड़ते ही रहते हैं। मतलब पूरी जीरो से लड़ाई है और बड़ी खूंखार लड़ाई है कि सबको जनवाना होगा। पहली बात तो चलो हमारे नाम से लोग जान गए, तो अभी सबको लग रहा है रवि भैया आ रहे हैं, रवि किशन आ रहे हैं, हमारे गांव का लड़का माटी का लाल आ रहा है, हमारा बच्चा आ रहा है, हमारा सुपरस्टार आ रहा है। अदरवाइज हमको सब कुछ हमको लेकिन उनको बड़ी पढ़ाई नहीं देनी, उनको बताना ये तुम्हारी बेसिक चीजें हैं। तो फिलहाल भैया खाली मेरा लक्ष्य अर्जुन की आंख की तरह जौनपुर है। अदरवाइज मुझे बाकी कुछ नहीं बोलना है किसी को। मुझे लग रहा है मौका मुझे दे दिया कि अब जैसे आप बोले ना, भैया रवि तुम्हें ये पीना था, ये लो, तो आपने वो दे दिया मुझे पीने। अब वो मैंने ग्लास पकड़ लिया, चीजें मेरे साथ जुड़ी थी, मैं आपको जानता था, इसलिए मैंने वो ग्लास आपसे ले लिया। मुझे लगता है मैं थोड़ा थोड़ा सबको कर सकता हूँ। मेरे हाथ में कुछ इस वक्त है समय, तो कर सकता हूँ। इस वक्त आपके हाथ में है, लेकिन हमारे हाथ में इस वक्त क्या है? हमारे हाथ में है हमारे एक कैरेक्टर जो आपके साथ आएंगे और रवि किशन से कुछ दिलचस्प बातें करेंगे और साथ ही साथ उनको डांस का चैलेंज भी करेंगे। तो आ जाएं हमारे कैरेक्टर पासवर्ड। बहुत बढ़िया बजाए, हमारे लिए बजाओगे तुम्हारा कैरियर बन जाएगा। जी प्रभु, आपकी तारीफ। पासवर्ड आपका नाम है। पासवर्ड, आप डर गए, आप लगा आपको एटीएम का पासवर्ड मांगा। और आप इनसे ये तो पूछिए इनका नाम पासवर्ड आखिरकार पड़ा कैसे? पासवर्ड कैसे पड़ा आपका नाम? मम्मी पापा ना प्राइवेट में मीटिंग करते थे। अब प्राइवेट चीज के बाद तो पासवर्ड होता ही है। तो ये है इनके पासवर्ड बनने का राज। लेकिन पासवर्ड, तुम तो आज ऐसे लग रहे हो जैसे पासवर्ड नहीं किसी डाक खाने के पासबुक हो। हाँ। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? कह लो आपका टाइम चल रहा है, जौनपुर से आए हैं। अच्छा, जौनपुरिया हो? ओह, क्या बेचते हो वहां? अभी तो जूते बेच रहा हूँ जी। ये चश्मा, ये गमछा, ये तो चोरी का है। चुनाव आने वाला है तो तैयारी कर रहा था। क्या तैयारी कर रहे थे तुम, बताओ? अरे ऐसा मत कहो, जौनपुर में आईएएस, सबसे ज्यादा आईएएस वहां से पढ़ के आते हैं। शेरशाह सूरी वॉरियर की जगह है, परशुराम के पिताजी का जन्म हुआ, अद्भुत माटी है, हिस्टोरिकल प्लेस है वो। हाँ, तो 35 किलोमीटर पे वाराणसी है, बड़ी अद्भुत भगवान की माटी है भाई वो। जहाँ बड़ी सी बिल्डिंग लगती है ना, वो मंगल बाजार लगता है। हाँ, वहीं से उड़ाया बस। अच्छा, लेकिन वैसे ये भी पैदा हुए हैं यहाँ पे, ये मत भूलिए आप। अच्छा, तो आप प्रभु वहीं की पैदाइश है, मतलब सारे रूप वहां पर हैं। तो लड़की नहीं फंस रही थी, हम कोशिश में थे लड़की फंस जाए। सड़कों में खड्डा इतना, वहीं फंस गई। अच्छा ये बताओ, कौन सा गाना इनका सबसे ज्यादा फेवरेट है आपका? नहीं, पहले मेरे को आप ये क्लियर करो कि आप गांव में आ रहे हो ना, जौनपुर में? जी आ रहे हैं। चुनाव लड़ने आ रहे हैं या कोई वो कविता वाला? अरे नहीं भाई, नहीं, मेरा कोई प्रेम वहां पर नहीं हुआ था। कोई वो छत वाला प्रेम या कोई प्यासी आत्मा या कोई प्यासा प्रेम, अधूरा प्रेम नहीं था। मैं बहुत कम उम्र में ही वहां से निकल गया था मुंबई की तरफ, तो ऐसे कुछ नहीं। मैं, हाँ, पुरखों का प्रेम है, माता पिता का प्रेम है,
बाकी कोई ऐसा लड़कीबाजी वाला मामला नहीं है। अब जो काहे बोल रहे थे हमको बे? ऐसा कुछ नहीं है, बोलो कोई और लड़का होगा, ऐसा कोई मिमिक्री करने वाला होगा उनका। एक गाना बड़ा धूम मचाया है आपका। कौन सा? तुहार लहंगा उठा दे रिमोट से। नहीं भैया जी, राम, ये गाना हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हम शो कर रहे थे वहाँ, करण जौहर साहब, माधुरी जी, इन लोगों को भी एक झलक दिखला जा, रेमो, सबको बड़ा पसंद था ये गाना। बड़ा पॉपुलर है क्या? बहुत ये गाना पसंद है? आप लोग तो मुझे लगता है बिहार यूपी से ही, कहां से, ये जितनी यूपी से हैं आप लोग? बिहार से। हमारा कौन, दिल्ली, वाह। हमारा कौन सा डायलॉग फेमस है? जिंदगी झंडबा। जरा सुनाई तो, थोड़ा जान आए, तुम जोर से बोलो। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। ओ वाह 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 वाह। और कौन कौन सी फिल्में अच्छी लगी आप लोगों को? ओ हिंदी में कौन सी फिल्में अच्छी लगी? लक आपको अच्छी लगी? लक। फिर हेरा फेरी, बीतलाद देने तो थोक डालेगा। बुलेट राजा देखी? हाँ, इंस्पेक्टर। बाप रे, तुम तो जब इतने से हो गए उनको बोलो। लेकिन रवि, आपको कितना वर्सेटाइल करियर है, फिल्म, टेलीविजन, भोजपुरी, हिंदी, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन पासवर्ड मेरा रह गया सवाल, फिर तो जल्दबाजी जाना पड़ता है। वो रिमोट वाला सिस्टम जो था ना, तुहार लहंगा उठाते रिमोट से। अब सारे वैज्ञानिक परेशान, हमारे देश के नासा वाले परेशान। हम कहा चलो भैया की बात मान लेते हैं। हम रिमोट लेके आए मार्केट से, सेल डाले, बाजार में गए, बटन दबा रहे हैं ऐसे। भैया लहंगा तो नहीं उठा वहां पे। 4 लड़के आगे, इससे पहले निकल गए, उससे पहले हम उठते वहां से। अच्छा भैया, कुछ कहना, मतलब गांव में सब वो मिमिक्री वाला बंदा था ना? हाँ। आपका तो लफड़ा नहीं ना कविता? नहीं, कोई नहीं। अच्छे लग रहे हैं भैया आप, कोट हमारे लाइएगा। अरे वाह, सेक्सी लग रहे हैं कि नहीं? इस बात में ना फिर गुस्सा हो जाते हैं गांव वाले लोग। क्यों? ये शहर वाले बोलते हैं सेक्सी सेक्सी, हम बोलते हैं आप नौजवान अट्टे कट्टे लग रहे हैं। ओह, क्या बात है। मैं चाहूंगा कि नाचें। अगर आपको आपके साथ नाचेंगे। आपको भोजपुरी फिल्म में अगर मैं काम दिया तो इनको भोजपुरी फिल्म में काम दे सकता हूं? नहीं? हाँ या नहीं? भैया जी अच्छा, कैसा, कौन सा वाला रोल देना चाहिए? डांस वाला। चलिए आप नाचिए। नहीं भैया, एक बात हम कहेंगे। पहले आप बताओ कि कैसे नाचते हो, फिर उस हिसाब से। भोजपुरी फिल्म में हमको काम मिला था, हम पेमेंट तो नहीं निकाल पाए, वहां से एक लड़की निकाल लिए थे। अब डांस कर लेते हैं आपके साथ, गोड़ पड़ता नहीं। बड़ा चालू लड़का है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत। एक जोरदार ताली मारिए भाई इनके लिए। हंसाना सबसे मुश्किल काम है, सही बता रहे हैं। तो जब भी आप लोगों को कोई भी हंसाने की कोशिश करे और कलाकार की भूख ताली होती है, इनको दे देंगे, ये लोग जान फूंक देंगे आपको और कुछ करने। रवि किशन जी, जब आप जौनपुर से मुंबई भागे, आपकी मां ने आपको 500 रुपए दिए, और 500 रुपए से आपने कितने दिन चलाए? भैया 500 रुपए ऑलमोस्ट 20-22 दिन चले, बिकॉज उस वक्त इतना महंगा नहीं था। 1989-90 की बात है, 89-90, एंड उसको बड़ा संजो के रखता था मैं, क्योंकि वही मेरे पास। तो अभी भी लगता है कि 500 कभी चले गए तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो वही मेरे पास मेरी पूंजी थी, मेरी शक्ति थी, इसमें आशीर्वाद था, मेरी माँ का आशीर्वाद, उसका भरोसा था। क्योंकि पापा नहीं चाहते थे कि मैं नचनिया बनूं। नचनिया हमारे यहाँ एक एक्टर को नचनिया नाचने गाने वाला कहते हैं, हाँ, कि नचनिया बनबे रे,
अच्छा, ऐसा तो उनको बड़ा बुरा, बहुत ज्यादा पट्टे से, चमड़े के बेल्ट से मार खाया हूं मैं, तो बड़ा इसीलिए मजबूत हूं, बड़ा मार खाया हूं मैं पापा से। पापा चूंकि वो चाहते थे कि मैं पुजारी रहूं, या मैं पढ़ूं, या मैं खेती करूं, या मैं कोई सरकारी नौकरी करूं पढ़ लिख के, और मैं तमीज में बदमाशी ना करूं, गुंडा ना बनूं। तो ये उनकी हमेशा, उनके संस्कार ने मुझे आज मैं आपके सामने जो बैठा हूं, या समस्त हिंदुस्तान मुझे देख रहा है आपके शो के द्वारा, तो मेरे पापा, मेरे माँ बाप का बहुत, उनके संस्कार, पापा ने संस्कार दिए, बहुत अच्छी चीज रही जो मुझे कभी डूबने नहीं देगा। रवि किशन से बातचीत जारी है, हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत कुछ और है। हम बताएंगे उनके फिल्म की कहानी और बताएंगे कि वो देश और जौनपुर के लिए क्या करना चाहते हैं इस ब्रेक के बाद। तो चुनावी नाइट्स विद दीपक चौरसिया में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार रवि किशन से। दो चीज की फरमाइश आपसे करूंगा जी भैया। पहला ये कि अमिताभ बच्चन के सबसे फेवरेट गाने पर आपका डांस, और सीता मैया का किरदार जो आप निभाते रहे हमेशा जौनपुर की ऑर्केस्ट्रा में, उसका एक डायलॉग। अरे भाइयों, हमेशा जौनपुर की ऑर्केस्ट्रा में, उसका एक डायलॉग। अरे भाइयों, अच्छा। गाना आपकी चॉइस का जी, और किरदार जो आपको लगे। भाई इसमें से कोई हमारे तो साथ कोई लड़की आएगी नाचेगी तब हम नाचेंगे, कम कम। ये अमिताभ बच्चन का है। वेरी गुड, बहुत बहुत जोरदार तालियां हो जाए। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है भगवान है भाई, वो एक्टिंग के भगवान। पगला कहीं का, तुझे लॉलीपॉप बाद में देता हूं। और सीता मैया का डायलॉग। अरे प्रभु, आज तो पूरा आप लीन है, पूरा आनंद में है। बिल्कुल लीन। इनके इस रूप के लिए और इसके लिए एक जोरदार ताली। ये तो हमको लगता था चौरसिया साहब हमेशा पगला देते हैं बड़े बड़े नेताओं को, सब बाल खुजाने लगते हैं। लेकिन मैंने आप पे रिसर्च ढंग से किया है कि नहीं? मैं सही बताऊं, पहली बार, आप लोग भी सुन लीजिए, फर्स्ट टाइम मेरी ये कहानी किसी को नहीं मालूम थी। भाई बहन के बारे में, मेरे गांव का नाम भी सुनी। मेरी मां ने 500 रुपए दिए, एक छोटे से चाल के रूम में रहता था, तबेला था, फिर भागे जौनपुर, बर्बाद हुए। ये बात किसी को नहीं मालूम थी। रिसर्च ठीक था मेरा। थैंक यू सर, रिसर्च ठीक था बहुत। तो हमारी टीम के लिए तालियां जिसने रिसर्च तैयार किया है, खासकर राणा यशवंत और उनकी टीम के लिए तालियां जिनने रिसर्च तैयार किया है। जल्दी से आ जाओ झुमरी, जल्दी से आ जाओ। भैया, हमको अभी पता चला है कि यहाँ पे कोई ऑडिशन चल रहा है, कोई फिल्म का शूटिंग चल रहा है का? अरे बाप रे! अरे हमारी मैया, ये वही है का जो छुइए हमको, छुइए भैया, अरे
गया। ये तो सच्चा मुच्चा के रवि किशन। हाँ मैं वही। अच्छा ऐसा सर पे हाथ रखिए। अरे रख दिए। बस बस दीपक जी आप देख लिया, ये हमारे सर पे हाथ रख दिए और ये जिसका सर पे हाथ रखते ना वो हीरोइन स्टार बन जाती है। झुमरी बड़ी पॉपुलर, लेकिन झुमरी है करंट भाई एकदम है। अच्छा झुमरी की आंख भी देखो एकदम बादाम जैसे, एकदम कटरिया हो तुम। स्वयं साक्षात रवि किशन बाबू हमारा तारीफ कर रहे हैं भैया। ए दीपक बजाओ ना, थोड़ा बजाओ। आज तो झुमरी नाचेगी। और आज झुमरी नाचेगी आज तो नहीं 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 झुमरी हम नहीं। सर एक बात बताएं, आप ना हमारे सपनों में बहुत आते हैं। अच्छा हमारे सपनों में आके ना फूल भी लगाए, पगली गई। हमने बहुत पेड़ों के आगे पीछे नाचे। सर आप हमको हीरोइन बना दे, हमें पता है कि आपका बहुत बड़ा नेटवर्क और आप तो स्वयं साक्षात हीरो। हे भगवान, अरे मोरी मैया, तूने का सोच के हमको आज यहाँ भेजा। आज तो हम हीरोइन बनेंगे, जब तक हम बॉलीवुड का हीरो नहीं बनते। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम भोजपुरी के हीरोइन नहीं बन सकते? Of course, yes, क्यों नहीं? देखा देखा। तुमको पता है वाईफाई कौन कौन इनके साथ सुपरस्टार बना है? नाम पता है? श्वेता तिवारी। बिल्कुल ठीक। बहुत सारी हीरोइन बने हैं। नगमा, भूल गए उनको? नगमा, उनको भी कांग्रेस का टिकट मिल गया है, वो भी चुनाव लड़ रही है। सर हम पता ही है। और पता है तुमको कौन? भाग्यश्री। भाई मैं ये शो देखता हूँ चौरसिया भैया के लिए, वाईफाई आप आती हो, इतना एनर्जी लेके आती हो, पगला दी थी अमर सिंह जी को और राजू भैया, सब लोग सारे बेहोश हो गए थे। सच्ची? हाँ। आप देखते हैं? हाँ। क्या बात कर, तो मतलब एक और स्टार हमारा फैन बन गया। सर, आप मतलब हम आपके आगे हम नर्वस आ जा रहे हैं, हम क्या बताएं। नहीं, सर आपका ये जो स्माइल है ना, हम एक बात पूछें, कौन टूथपेस्ट यूज करते हैं आप? हम नीम के पेड़ का दातुन करते हैं, देहाती आदमी। तुम जो नीम का पेड़ लगाए हो ना, उसका जरा डंडे तोड़ के हमारे लिए रख देना। हाँ मैसेज दे देना, हम भी करेंगे ना वही। चलो वाईफाई तुम्हारी सिफारिश हो गई पूरी। सर ये जो दीपक जी है ना, हम यहाँ आते हैं, कहा है कि हमारा नाम है वाईफाई, हम पकड़े नेटवर्क हाई फाई, तो ये ना बीच में जरूर बुदबुदाते हैं, ये चाहते ही नहीं है कि हम हीरोइन बने। नहीं क्यों, लेकिन ऐसा नहीं, भैया चाह रहे होंगे कि तुम हीरोइन भी बनो, शो का और टीआरपी और हाई होगा। लेकिन एक वादा करते हैं आज आप लोगों के सामने, ये और ये सच, ये नहीं कि शो के बदले, वाकई में आप हीरोइन के काबिल हैं और वाकई में आपको हमारे साथ एक फिल्म करनी चाहिए। एक जोरदार ताली झुमरी के लिए। अरे भैया निकल पड़ी रे भाई। अब हम आए हैं, स्वयं साक्षात हम आए हैं, हाँ? और स्वयं साक्षात सर बैठे हैं और हम एक ठुमका ना लगाएं? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? लॉलीपॉप बजा रे बाबा। झुमरी खुश? बहुत खुश, इतना खुश कि जाने का मन नहीं कर। जाओ अब कुछ चुनाव की बातें करने दो। सर आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं। आप सर आप भाई जीतेंगे, देख लेना। ये सारी जनता तो आपके साथ और झुमरे भी आज से आपके साथ। थैंक यू सो सर मच। रोहित भाई आपकी पहली फिल्म आपको हृदय शेट्टी की मदद से मिली, क्या ये सच है? और उस फिल्म में आपको क्या रोल मिला था? बाप, ये इंटरव्यू तो मैं रिकॉर्डिंग आपसे चाहूंगा, ये मैं रखूंगा मेरे लाइब्रेरी में। हाँ हृदय शेट्टी साहब, ये फाइट मास्टर शेट्टी जी के साथ, अभी हृदय ने हमारे साथ नसीरुद्दीन शाह जी के साथ एक फिल्म की 4084,
वो भी हृदय ने बनाया। हृदय वो फिल्म थी पीताम्बर, उसमें हम हीरो बने थे और बी ग्रेड की फिल्म थी वो। उस जमाने में बी ग्रेड की छोटी फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म ने कॉन्फिडेंस दिया 1990 की बात, 90-91 की बात। फिर तुरंत हमको मिली एक फिल्म थी काजोल और ये उधार की जिंदगी। फिर हम स्ट्रगल शुरू कर दिए। फिल्म दो पीताम्बर भी सुपर फ्लॉप हुई। फिर मुझे लेकिन तब तक चस्का लग गया था कि अब तो इसी में रहना है, और मोटरसाइकिल एक खरीद लिया था मैंने और दिन रात स्ट्रगल करता था बड़ा। फिर स्ट्रगल कर करके 1994 में शाहरुख खान श्रीदेवी जी की एक फिल्म आई थी आर्मी। फिर हुआ फिर तेरे नाम फिल्म की, सलमान खान थे उसमें, पंडित की भूमिका में थे, बेस्ट सपोर्टिंग हमारा नाम नेशनल अवार्ड में। और उस पंडित की भूमिका में आपने खुद अपने पिताजी के कपड़े पहने थे, सही है ना? कुर्ता धोती माला सब पापा की पहने थे। और मुझे आपकी वो भूमिका आज तक याद है, क्योंकि मैंने फिल्म कई बार देखी है। यार ये इंटरव्यू कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। किसी ने नहीं मुझसे ये बात, और आप लोगों भी ने कभी नहीं सुनी होगी, मुझे इतने सारे शोज में देखा है। थैंक यू भैया, थैंक यू। वो बोलती बंद कर दी, नहीं। वहां नेताओं की करते, यहाँ हमारी कर दी भाई। बिल्कुल बात नहीं थी। मैं चाहता था कि अगर मैं इंटरव्यू करूं तो वो आपके कम से कम दिल के छुए, दर्शकों के दिल को छुए, क्योंकि अगर हम एक इमोशनल कनेक्ट इंटरव्यू में बना नहीं पाते हैं तो मुझे लगता है कि वो इंटरव्यू करना ही बेकार है। ये मेरे खुद की मानना है, ये मेरा खुद का मानना है। तो तेरा नाम आपके लिए एक माइलस्टोन था। तेरे नाम आपके लिए माइलस्टोन, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, और वहां से फिर मैं कभी पीछे पलट के नहीं दिया। फिर भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत हुई 2000 में। उसके लिए भी आपकी माँ जिम्मेदार थी? जी 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 भैया, उसके लिए भी आपकी माँ जिम्मेदार थी, क्योंकि आपकी माँ चाहती थी आप भोजपुरी में जाएं और आप डबल माइंडेड थे। हाँ, मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि सब कहते थे कि भोजपुरी में जाओगे तो कोई तुम्हें हिंदी में काम नहीं देगा। भोजपुरी को एक गाली समझते थे लोग, भोजपुरी को डाउन मार्केट कहा जाता था, एक गाली का शब्द था पहले। भोजपुरी एक्टरों को ऑफिस में घुसने नहीं दिया जाता था, जो भी उस वक्त एक्टर्स हुआ करते थे। तब फिर माँ ने कहा कि गांव वालों के लिए कर दो। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तेरे नाम के बाद कुछ काम नहीं मिल रहा था ठीक से, पैसे नहीं थे। तो मैं बोला माँ पैसे भी बहुत कम दे रहे हैं लोग, कुछ 75,000 रुपए दे रहे हैं और एक फिल्म है। तो बोली गांव के लिए कर दो। वो फिल्म में हमने कुछ एक्शन में अपने पैसे और लगवा दिए, लेकिन वो फिल्म इतनी बड़ी भैया हिट हुई कि उसने मेरा जीवन बदल दिया। मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से, बहुत खुश हूँ। लेकिन भोजपुरी फिल्मों के बारे में कहा जाता है कि बड़े वल्गर होते हैं उनके गाने और डायलॉग्स, ऐसा क्यों? भैया कुछ में, जैसे मेरी फिल्मों ने राष्ट्रीय पुरस्कार भी लिया। कब हुई गौना हमार ने उदित भैया ने बनाई थी। कन्यादान में, भ्रूण हत्या पे, दहेज प्रथा पे भी बनाता हूँ। 200 फिल्मों में मैंने गांव की समस्याओं को, किसानों की, सब कुछ किया। कुछ एल्बम्स के गाने वगैरह आते हैं तो भोजपुरी को तुरंत अटैक किया जाता है। ऐसा आप बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत सारी वाहियात फिल्में देखेंगे, लेकिन भोजपुरी के नाम आते सब लोग तुरंत थूकने और गाली देने के लिए तैयार रहते हैं। ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया भैया। जैसे कलाकार को चुनाव या कलाकार नेता के रूप में तुरंत अजीब सा देखते हैं कि अरे ये तो सिर्फ नाचेगा, भीड़ जुटाएगा, ये क्या हिंदुस्तान को जानेगा, राजनीति ये क्या करेगा। एक्चुअली राजनीति करना ही नहीं, ये तो गलत शब्द ही है राजनीति। आपको काम करना है, सेवा करनी है। एनटीआर, अगर साउथ में आप लोग साउथ के इतिहास को पढ़ेंगे तो एनटीआर एक थे, एनटी रामाराव, और एक एमजीआर थे, एमजीआर। फिर हमारे दत्त साहब भी थे, जयललिता भी हैं। ऐसे कलाकार हैं जो अभी भी, जैसे राज बब्बर साहब, शत्रु भैया हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो सेंसिटिव हैं, काम भी कर। ये भैया मेरे समझ में नहीं क्यों कलाकारों को एक ऐसा लगता है बस ये नाचे गाएं और पैसे कमा रहे हैं और ये अपनी जिंदगी में मस्त हैं, बाकी लोग हिंदुस्तानी नहीं है, इन लोगों में देश के प्रति भावना। ये इसका प्लीज आप आंसर दीजिए मुझे। अब आप बचिएगा नहीं, मुझे बताइए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि कलाकारों के बारे में, जैसे आज भी हेमा मालिनी जाती हैं तो उनसे कोई सीरियस भाषण नहीं सुनना चाहता है, उनसे ये डायलॉग सुनना चाहता है कि बसंती इन कुत्तों के सामने तुम मत नाचना, या ये सुनना चाहता है कि धन्नो चल आज भाग तू, तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। मुझे लगता है माइंडसेट की जरूरत है, माइंडसेट की बात है। लेकिन कुछ ऐसे सीनियर और सीरियस लोग भी हैं, जैसे आपने जयललिता जी की बात की, जैसे आपने एमजीआर की बात की, जैसे आपने एनटी रामाराव की बात की। इनकी पॉलिटिकल स्पीचेस को आज भी माना जाता है कि
एक आध दो अपवाद को अगर आप छोड़ दें तो आप ये मान के चलेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री से आके जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन लोगों ने अपनी पॉलिटिकल स्पीच में भी एक जगह छोड़ी है। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी को ले लीजिए, सुनील दत्त साहब को ले लीजिए, उनको लोग सीरियसली लेते हैं और लेते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि रवि किशन को भी अपनी जगह वहीं बनानी चाहिए। अच्छा, पता नहीं भैया, मैं अब शुरुआत कर रहा हूं, अपने बारे में कुछ इतने जल्दी कह नहीं सकता हूं मैं क्या मूव करूंगा, लेकिन पता नहीं, भावना से आया हूं, एक सच्चे भावना से। अब ईश्वर साथ दे इसमें, डर इसी बात का, बहुत सीधा बात करता हूं मैं, वही एक मेरे में है। किसी ने मुझे भी हाल में कहा थोड़ी चमड़ी जाड़ी कर लो, तो मेरे समझ में नहीं आया भाषा क्या थी। बोले अब यहां आए हो तो चमड़ी जाड़ी कर लो। अब कोई बोल रहा है नहीं ऐसे नहीं बोलते, अब सडनली सब मुझे बोल रहे हैं बदल लो अपने आप को, मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। मैं मतलब अब नहीं सोच के बोला करो, नहीं अब तपाक से मत बोलो, सबको प्रणाम करो। सरकार प्रणाम है। प्रणाम बाबू प्रणाम। ये क्या है? ये जौनपुर का खास तेल है सरकार, मेहनत का तेल, महंगाई का तेल, जो जनता का तेल निकलता है इसी में घुसता है जाके। डब्बा भर भर के इतना भर गया सर। जौनपुर का खास चमेली का अर्क इसमें मिला हुआ है, आपके लिए लाए हैं, चुनाव में बड़ा काम आएगा। वाह, तो तेल कहाँ लगाएं? तेल जब आप लगाइए इतना खुशबू महकेगा, सारा वोटर आपके साइड आ जाएगा सर। लगाएगा दन 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 और जीत जाएंगे चुनाव भरने से आप। ना आए तो निकाल दी, सड़क फिसला दीजिए, लोग फिसल के आएंगे। वाह प्रभु, आप मिल गए, अब तो चुनाव जीत ही जाऊंगा। देखिए सरकार, एक हम आपके लिए डील लेकर आए हैं, हमारा नाम है डी लाल। लोग प्यार से दलाल कहते हैं सरकार। चुनाव में हमारी बहुत जरूरत है, और जौनपुर का तो हाल जानते हैं, इतना बाहुबली है, साला सब्जी में डाल देता है कट्टा और बम फटता है उसके बाद। अरे राम, ऐसे सब बोलोगी तो सब पूरा देश बोलेगा कि भैया पगला गया। आप जा रहे ठीक करने के लिए वहाँ पे, आपके लिए डील लेकर आए एक से। अरे लेकिन ये सब किसने बोल दिया कि वहाँ बाहुबली है, कट्टा है, बम है? अरे सरकार, हमारे पास पूरा रिसर्च आया है। डील देखिए ना, ये बाहुबली का लिस्ट है जौनपुर का, पकड़िए देखिए ना। अंकज यादव, पंकज यादव, सुरेंद्र यादव, वीरेंद्र यादव, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आज बढ़ता जाएगा, खत्म नहीं होने वाला। अरे राम, तो आप क्या चाहते हैं कि? इसके लिए हम लेकर हैं डील आपके लिए, इनको साइड लगाने का रास्ता हमारे पास, दिखाएं का आइटम एक से एक है। मतलब इन सबके साथ मेरा सामना होगा? सामना तो होगा यार, पहुंचे हैं आप गुरु वहाँ पे। क्या भाइयों, क्या कहना चाहोगे? डील दिखाएं। अभी भी वहाँ के सांसद बाहुबली हैं और जेल में बंद है, धनंजय सिंह, आप जानते होंगे जरूर। वाह, मतलब प्रभु। हाँ, तो दीलाल जी आप बताइए। सर दलाल है हम, छोटा सा लेके आए आपके लिए, कट्टा है सर, ये 12 बोर का है, बहुत खतरनाक कट्टा है सर। मारेंगे नहीं लगी गोली तो गोली वापस आ जाती है, गोली खत्म ही नहीं होती है। लीजिए यार, मैं वहाँ शंख लेके जा रहा हूँ, मैं कमंडल लेके जा रहा हूँ। ये साइड का आइटम है ना, साइड दाबे रहिए, 4 बजे मार्च भरने से निकाल के। अरे पगला कहीं का, ये सब नहीं, वो ऐसे मत डरवाओ, हिंदुस्तान चला गया, अब ये सब नहीं है, अभी प्रेम शंख ये रखने के लिए सो के बैठ जाइए, और आ गया मार दिया तो संग कहाँ बजाएंगे उस समय यार। आप ऐसी बात कर राम, कट्टा निकालना पड़ेगा। फालतू में डरा रहे हो तुम डीलाल, मतलब हम ये चाह फालतू में डरा रहे हैं, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, इतना बड़ा आप अभिनेता है। ये देखिए, ये छोटकू हुआ मैं, ये बजने की गारंटी है सरकार। अरे भैया, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ या मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ? अच्छा ठीक है, आप बम नहीं बजाएंगे, कट्टा ही बजाएंगे ना। हमारे पास एक छाता है, बुलेट प्रूफ छाता, ये देखिए, जब वोट डालने जाइए लगा लीजिए, बम की बरसात होकर रुक जाएगा सभी से, जब हम डाल दीजिए उसको। ये पगला है, ऐसी कोई जगह नहीं भाई, तुम तो ऐसे बोलो। जौनपुर IAS ऑफिसरों की जगह है, रवि किशन वहाँ जन्म लिए, वहाँ शेरशाह शुरू की जगह है, वॉरियर पैदा हुए, हम सब जानते हैं सरकार, बस आपकी चाहते हैं कि आप ठीक रहें, सेफ रहें, इसीलिए आपको सब आइटम दिखा रहे हैं। अरे प्रभु, ये तो तलवा ले लीजिए, तलवा से काम हो जाएगा सरकार। ये चीज क्या चाह रहा है कि मैं चुनाव छोड़ के भाग जाऊं? नहीं, आप जीत के आइए, हम यही चाहते हैं, आप जीत का तेल इसमें जाए और फिर जनता की सेवा आपके द्वारा ही हो।
चलो डीलाल, आज की तुम्हारी डील नहीं बिकी। अब तुम यहाँ से चलता हो। जौनपुर के हालात इतने भी बुरे नहीं है जितना तुम बता रहे हो। यार इतना बड़ा डील लेके आए, कट्टा मारी अमिताभ बच्चन थे ना, इससे दाएं 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 सब एकदम किनारे। भाई अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत। चलिए सरकार, एक जोरदार ताली भाई। अपन तो ना बिका यहाँ। चलिए इस अवघड़ बालक के लिए। चला भैया फिर पूरे गली ये ले जाओ, ले कट्टा जाओ। ले वो। कट्टा ना चाहिए बाबू, तो दाएं मार दे दाएं। रवि भाई, एक सीरियस नोट पर, ये एक रिप्रेजेंटेशन था कि जौनपुर के पिछले दिनों में किस तरह के आपराधिक हालात रहे, किस तरह की आपराधिक पृष्ठभूमि रही, और उसी से जकड़ गया वहां का पूरा लोकतंत्र। इसको कैसे सुधारेंगे? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? अभी भी जौनपुर के जो सांसद हैं वो जेल के अंदर हैं, उन पर 2 मुकदमे चल रहे हैं और बेल भी नहीं मिल रही है। भैया, पहली बात तो हमारा नाम जाते पूरे पूर्वांचल में खुशी की लहर होगी, क्योंकि मेरा इतिहास वहां का बच्चा बच्चा जानता। उत्तर प्रदेश, बिहार का जो भी भोजपुरिया 35 करोड़ का समाज है देश में, सबको हमारे इतिहास के बारे में पता है। तो एक खुशी की लहर हुई कि भैया क्यों गए। पहले तो ये कि भैया आपको नहीं आना चाहिए था, सब लोग का पहला सवाल। अरे आप क्यों आ गए, ये आपकी जगह नहीं है। अरे भैया ये कौन दलदल में आ गए, अरे कहाँ, अब यहाँ पे मारा पीटी और ये वो, यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज, सामने वो बोलेंगे तो तुम बोल। हमको कुछ भैया बोलना नहीं किसी के बारे में, हमको अपोजिशन के बारे में बोलना ही नहीं। मुझे बोलना है कि मैं आया हूं, ये चेहरा है, भरोसा है, तुम लोगों के लिए आया हूं, नहीं तो मैं अपनी दुनिया में मस्त हूं, अपनी दुनिया में मैं चला जाऊंगा। अगर आया हूं तो पूरा जुट जाऊंगा, उस पुरखों की जमीन को मैं सुधार दूंगा भैया। वहां पे सख्त जरूरत है, विचारधारा की सख्त जरूरत है हिंदुस्तान में व्यक्ति विशेष की। हिंदुस्तान में इस वक्त वोटिंग और चुनाव व्यक्ति विशेष पर होंगे, और बहुत सत्य आप देखिएगा कि मेरा कैंडिडेट मेरे पास है, मेरा कैंडिडेट को मैं जानता हूं, ये पेट भरा हुआ है इसका, ये खाली पेट नहीं आया कि आके पहले लूटेगा नोचेगा। और यही हमको लग रहा है भैया, नहीं तो फिर कौन, नहीं तो फिर मैं मस्त हूं, मैं एक्टिंग करता रहूंगा, कभी एम्स्टरडैम में पड़ा रहूंगा, कहीं और पड़ा रहूंगा, कहीं पहाड़ पे बंगला बना के सोया रहूंगा। कौन करेगा भैया, किसी को तो झोंकना होगा। तो मैं स्वयं सोचो, पूरे परिवार ही रोक रहा है, फिर भी अपने आप को भुनाने जा रहा हूं। 45 डिग्री अब टेम्परेचर होगा, लू चलेगा जब हमको दौड़ना होगा। मेरा क्षेत्र करीबन 222 किलोमीटर है चौड़ाई में, लंबाई में, तो पूरा हमको ऐसे घूमते घूमते तो पागल, नाक मुंह से खून निकल जाएगा, बिकॉज कंफर्ट जोन में हम लोग रहते हैं, कलाकार लोग। अब इतने सालों के बाद अब हम लोग को कंफर्ट दिया जाता, उसी में आदत है। एक्टिंग के वक्त खाली बाहर निकलते हैं, अदरवाइज हम लोग अपनी वैनिटी में रहते हैं, बढ़िया से रूम में रहते हैं। क्यों, कलाकार फूल की तरह होता है, तब वो खिलता है, तो बड़ा सेंसिटिव होता है कलाकार। अब झोंके हैं, क्यों झोंके हैं पता नहीं, लेकिन ये पता है कि ऐतिहासिक जीत होगी, वो जौनपुर स्वयं के लिए लड़ेगा। ये पता है कि पूर्वांचल में बहुत सारी सीटों पे इफेक्ट होगा। ये पता है कि वहां पे हर युवा के लिए खुशी की लहर होगी। ये पता है कि अब हमारा भाई, अब रवि भैया आए हैं, अब वहां से बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी जितनी मेरी कुव्वत में होंगी। ये तो बदल दूंगा, बाकी लोग क्या बदलेंगे वो मतलब मुझे नहीं है। मुझे पता है कि मैं कर सकता हूं। मैंने एक इंडस्ट्री की रचना रची, तो मुझे पता है कि मैं कर सकता हूं भैया। मेरे पास लीडरशिप क्वालिटी है, मैं झोंक दूंगा अपने आप को वहां पे जौनपुर के लिए, और एक अच्छी सरकार, एक अच्छी पार्टी अपनी तरफ से, वो एक बहुत मेरी मन की पार्टी, उसके साथ मैं आ रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छे से कर दूंगा। सोच बहुत रहा हूं इस वक्त, नींद नहीं, नींद उड़ गई है। ये एक नया प्रॉब्लम शुरू हो गया कि नींद नहीं आती। चाहे नतीजा कुछ भी हो, डटे रहेंगे मैदान में। जी भैया, बिल्कुल जी भैया, ये वादा है आपका। जी भैया। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रवि किशन जी। चुनावी नाइट से दीपक चौरसिया में जोरदार तालियां हो जाए रवि किशन जी के लिए, और एक ग्रुप फोटोग्राफ। आइए रवि।